आज हम समझते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। आखिर क्या कारण था कि एक इतने बड़े देश में अचानक वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रांस की क्रांति। क्रांति से क्या समझते हैं हम? तो क्रांति का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उस बदलाव को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी बहुत बड़े बदलाव को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्रांति है। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कहाँ हुई थी? निश्चित सी बात है कि फ्रांस की क्रांति तो फ्रांस में होगी। उस समय वहाँ का जो शासक था वो शासक था लुई सोलहवां शासक था। और उसके समय में वहाँ की जनता ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ के लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है वो बहुत ही निरंकुश है और ये इसने क्या किया है कि सेना को, जो सेना उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उसी सेना को इसने क्या किया है कि भेज दिया है। बहुत सारी सेना उतर चुकी थी नगरों में। तो वहाँ के लोगों के बीच ये अफवाह फैल चुकी थी कि ये जो सेना है ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ये हमें मारने के लिए आई है। लोग भड़क उठे। तो उन्होंने क्या किया, उस सेना से लड़ने के खिलाफ अपनी एक जनसेना बनाया और जनसेना लगभग 7,000 स्त्री और पुरुष एकत्रित हुए। एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी एक जनसेना बनाई। और इस जनसेना ने क्या किया, अब जनसेना तो बन गई तो इसे तो सैनिकों से लड़ने के लिए क्या चाहिए, हथियार, गोला बारूद, ये तो चाहिए ही चाहिए। बिना हथियार के तो कोई युद्ध लड़ नहीं पाएगा। तो इनकी सेना बन गई, तब इन्हें क्या चाहिए था, हथियार। तो ये लोग हथियार इकट्ठा करने के लिए अब कहाँ चले, इन्हें हथियार चाहिए। तो हथियार इकट्ठा करने के लिए ये लोग चले बास्तिल के किला में। और बास्तिल के जेल पर इन लोगों ने हमला कर दिया। ये बास्तिल का किला जो था वो ये फ्रांस के पूर्वी भाग में स्थित था। और इस किले पर इन लोगों ने क्या किया, जो 7,000 स्त्री पुरुष ने जो सेना बनाई थी उस सेना ने इस बास्तिल किले पर हमला कर दिया। बास्तिल किले पर इन लोगों ने हमला करके वहाँ का जो कमांडर था उसे मार डाला। और वहाँ जो कैदी बंद थे, उस पूरे किले में सिर्फ 7 कैदी बंद थे। उन कैदियों को वहाँ से उन्होंने क्या किया, आज़ाद करवाया, उन्हें वहाँ से निकाला। और उस किले में जितने भी गोला बारूद हथियार थे उन सभी हथियार को उन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। यानी अब सेना बन गई। सेना तो इनकी पहले से ही बनी हुई थी, अब इनके पास सेना हो गई। सेना के पास क्या आ गया, गोला बारूद हथियार आ गया। और जब कोई भी भीड़ एक बहुत बड़े किले पर हमला करती है तो उसके अंदर उत्साह खुद ब खुद आ जाता है। तो इन लोगों ने उस बास्तिल किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, वहाँ के कैदी को हटा लिया। इतना बात समझने के बाद हम समझते हैं कि आखिर वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जब लुई 16वां शासन में था तो उस समय की वहाँ का जो सामाजिक विभाजन था वो किस तरीके से था, उसको समझते हैं। फिर तो जो लुई 16वां था वो 18वीं शताब्दी में शासक था। तो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और जो तृतीय स्टेट था, तृतीय स्टेट 3 वर्गों में विभाजित था। तृतीय स्टेट में पहले में वकील, व्यवसायी, दूसरे में किसान और कारीगर और तीसरे में भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान और नौकर, दास वगैरह आते थे। यानी जिनके पास खुद का कुछ नहीं था, बस शरीर था, वो शरीर से ही अपना कार्य करते थे। यानी अगर हम देखें तो तृतीय स्टेट में जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा अमीर हैं, कुछ मिडिल वर्ग के हैं और कुछ एकदम ही गरीब हैं। तो तृतीय स्टेट में 3 तरह के लोग हैं, जबकि ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ये बिल्कुल धनी लोग हैं। सामाजिक व्यवस्था से ही हमें वहाँ की क्रांति के क्या कारण थे उसके बारे में पता चलेगा। तो वहाँ की जो टैक्स प्रणाली थी, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किस चीज़ से आता है, टैक्स से। तो वहाँ का जो टैक्स प्रणाली था, उस टैक्स प्रणाली में जो अब प्रथम स्टेट के लोग थे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था, जो द्वितीय स्टेट के लोग थे उन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे इन्हें टैक्स देना होता था। यानी अगर किसी का जन्म प्रथम स्टेट में हुआ है तो उसे टैक्स नहीं देना था, अगर किसी का जन्म द्वितीय स्टेट में हुआ है तो उसे भी टैक्स नहीं देना था। लेकिन अगर किसी का जन्म तृतीय स्टेट के किसी भी वर्ग में हुआ है तो उन्हें टैक्स देना होता था।
एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं तृतीय स्टेट के लोग जो थे वो कैसे कैसे लोग तृतीय स्टेट में थे। जो तृतीय स्टेट का पहला वर्ग था, जो सबसे ऊपर थे, उसमें थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, कर्मचारी इत्यादि, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे और जो बड़े व्यवसायी जैसे समुद्री पालन में जो है वो सभी, जो कपड़े उद्योग में है वो लोग, वो क्या थे, तृतीय स्टेट के प्रथम वर्ग में थे। उस तृतीय स्टेट के द्वितीय में कौन से लोग थे, किसान और कारीगर, यानी वैसे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी और कारीगर जो अपनी हुनर, जिनके पास कुछ हुनर था, वो लोग तृतीय स्टेट के द्वितीय में सम्मिलित थे। तृतीय स्टेट के तृतीय में कौन लोग थे, छोटे किसान, यानी जिनके पास उतनी ही ज़मीन है जिस पर वो सिर्फ खुद के घर के लिए अनाज उत्पादन कर पाते हैं, भूमिहीन मजदूर और नौकर, यानी इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बस शरीर से ही अपना कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो तृतीय स्टेट के, लेकिन इन तीनों को एक ही समान टैक्स देना होता था। ये काफ़ी अमीर है, ये उनसे कम अमीर है और ये बिल्कुल ही अमीर नहीं है। इन्हें एक ही प्रकार का, इन तीनों को एक ही प्रकार का टैक्स देना होता था और ये टैक्स देना अनिवार्य था। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण ये जो वर्ग व्यवस्था बनाया था, और इस वर्ग व्यवस्था में जो टैक्स का था व्यवस्था, यही मेन कारण था कि वहाँ के लोग उस समय इतनी बड़ी संख्या में राजा के खिलाफ इकट्ठे हुए और उसका विरोध करना शुरू किया। अगर हम वर्ग व्यवस्था को देख लिए हैं तो एक बार हम वहाँ के राज शासक के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं कि आखिर वहाँ का शासक कैसा था, आखिर उसने ऐसी नीतियाँ ही क्यों बनाई कि वहाँ के लोगों ने उसका विरोध करने लगे। अगर वो शासक था तो उसको तो ये सब बातें पहले से पता होनी चाहिए। एक बार उसके शासक के बारे में समझते हैं। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस का जो शासक बना वो 1774 में फ्रांस का राजा बना और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, यानी इसके शासक बनने के 5 वर्ष बाद वहाँ पे क्या हो गई, क्रांति हुई। जब ये शासक बना था तो इसकी जो उम्र थी, मात्र ये 20 वर्ष की आयु में शासक बना था। 20 वर्ष की आयु क्या ही होती है, उसमें इसको क्या ही समझ होगा। और ये कोई योग्यता के आधार पर तो राजा बना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस समय तक जो व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। तो राजा का पुत्र राजा बनेगा, तो उसी तरीके से ये भी राजा बना। तो मात्र 20 वर्ष की आयु में ये शासक बन गया। और जो जिस वंश से ये था, उस वंश का नाम था बूर्बो राजवंश। ये बहुत सारे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के थे, तो बूर्बो राजवंश। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। जो लुई 16वां था, इसका जो विवाह हुआ था मेरी एंतोइनेट से हुआ था, और ये मेरी एंतोइनेट जी थी, क्या थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची थी। तो राजा के बारे में समझ ली। अब एक बार और समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राजा वहाँ पे नीतियाँ नई बनाने लगा। बाकी सब तो पहले से चला आ रहा था, उसको नई नीति बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी परेशानियाँ थी। राजा कोई भी बनता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती ही आती हैं। जब वो राजा बना तो उसने पाया कि राजकोष खाली था, यानी इतने समय से चली आ रही व्यवस्था में राजकोष खाली। किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसका राजकोष खाली हो जाएगा। कहीं भी अगर किसी भी राज्य के पास, किसी भी देश के पास पैसा ना हो तो वो देश क्या ही कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब ये शासक बना तो इसने देखा कि राजकोष तो खाली है। अब अगर राजकोष खाली है तो ये क्या करेगा, राजकोष खाली हुआ है तो राजकोष खाली होने का कोई ना कोई कारण भी होगा। तो राजकोष जो खाली हुआ था उसका पहला कारण ये था कि युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के कारण उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो। कोई भी दो देश अगर लड़ाई लड़ेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा उसकी किस चीज़ की खर्च होगी, पैसे बहुत ही ज़्यादा खर्च होंगे। बिना पैसे के तो कोई भी युद्ध लड़ेगा नहीं। अभी जैसे वॉर चल रही है यूक्रेन और रसिया के बीच, तो दोनों देश के पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं। अभी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, तो इसमें भी पैसा खर्च होगा। बिना पैसा खर्च किए तो लड़ाई होती नहीं, वार समाप्त नहीं होगी। उसी तरीके से वहाँ भी
उसके जो युद्ध थे उस युद्ध में उसके बहुत सारे वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। दूसरा कारण ये था कि जो राजा था वो फिजूल खर्ची बहुत करता था। राजा था तो शानो शौकत थी, इतना बड़ा महल उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो रानी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची थी। और तीसरा कारण ये था कि जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उसको फ्रांस ने क्या किया था, ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था। तो पहले जो क्या थे, ब्रिटेन तो चारों तरफ अपना उपनिवेश बनाते फिरता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, इसी क्रम में अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया था। तो उस अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से लड़कर फ्रांस ने क्या किया, आज़ाद करवाया। और इस लड़ाई की वजह से फ्रांस के बहुत सारे पैसे इस लड़ाई में खर्च हुए, क्योंकि अमेरिका तो स्वतंत्र था नहीं, तो उसके पास तो पैसे थे नहीं। पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ेगा, किसी ना किसी देश से सहायता मांगेगा। तो उसने क्या किया कि फ्रांस से सहायता मांगी। तो फ्रांस ने उसकी सहायता कर दी ब्रिटेन के खिलाफ। ये दोनों शत्रु थे पहले से ही, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु थे। तो उसने अपनी उस ब्रिटेन के खिलाफ लड़कर 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाया। किसने, फ्रांस ने। किसके उपनिवेश थे ये, अमेरिका के उपनिवेश थे। आज़ाद करवा दिए तो फ्रांस के ऊपर कर्ज क्या हुआ, बढ़ गया। कर्ज बढ़ गया तो अमेरिका को उसके कर्ज वापस देने चाहिए थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद अमेरिका ने उसके कर्ज वापस दिए नहीं। उसने ऐसा कुछ माना ही नहीं कि हाँ तुमने मेरे ऊपर पैसे खर्च किया, चलो इतना खर्च हुआ तो ले लो। उसके कर्ज उसने दिया नहीं। कोई भी सरकार चलती है तो वो कर्ज लेती है। तो फ्रांस में भी जो सरकार चल रही थी वो कर्ज पहले से ही उसके ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, लेकिन अमेरिका के उपनिवेशों को आज़ाद कराने की वजह से उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। यानी अब अमेरिका के पास पहले से उसके पास 2 अरब लिब्रे के कर्ज थे और उसके पास 10 अरब लिब्रे का और कर्ज बढ़ गया। यानी उसके ऊपर अब कितना अरब लिब्रे का कर्ज हो गया, 12 अरब लिब्रे। यानी जो फ्रांस पहले 2 अरब के कर्ज में था वो अब 10 अरब लिब्रे के कर्ज में आ गया। अगर आप कहीं से भी कर्ज लेते हैं तो आपको उसका ब्याज देना पड़ता है। तो जहाँ से इसने कर्ज लिया था उसने कहा कि मेरे कर्ज बढ़ गया, तो कर्ज अगर बढ़ेगा तो ब्याज चुकाने की दर भी बढ़ेगी। ब्याज चुकाने की दर बढ़ेगी तो जो व्यवस्था है उसमें राजा को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका टैक्स ज़्यादा आए, तभी तो उस कर को वो क्या कर पाएगा, भरपाई कर पाएगा। अगर उसके पास पैसे उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे तो क्या उस कर्ज को वो कभी भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। तो उसने, राजा ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, तो उसने टैक्स बढ़ाने का विचार सोचा। अगर हम देखें तो फ्रांस की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें पहले से ही ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, टैक्स देने की अवस्था में नहीं है। तो क्या ये और बढ़े हुए टैक्स को दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरीके से ये इन लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुई, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। मैंने कुछ वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं जो समझ में नहीं आएंगे कि वो होते क्या हैं। तो एक बार लिब्रे के बारे में जान लेते हैं। तो जो लिब्रे है, जैसे अभी हमारे यहाँ मुद्रा हमारी क्या है, रुपया है। तो उस समय जब 18वीं शताब्दी थी तो फ्रांस की जो मुद्रा थी उसको लिब्रे बोलते थे। और जो एस्टेट वहाँ की जो फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। यानी कि किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत क्या है, सत्ता में उसकी भागीदारी क्या है, उसको व्यक्त करने के लिए क्या बनाया गया था, एस्टेट बनाया गया था। और पादरी वर्ग का वे लोग थे, चर्च के कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वैसे ही वहाँ पे चर्च होता है। तो चर्च में पूजा पाठ करने के लिए जो कौन थे, जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहते थे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस की क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को। शासक लुई 16वां था। वहाँ के लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि हमला करने वाला है राजा, तो लोगों ने खुद की सेना बनानी शुरू कर दी और ये सेना कहाँ गई, बास्तिल के जेल पर क्या किया, हमला किया और वहाँ से कैदी को आज़ाद कराया। और वहाँ से भारी मात्रा में इन्हें क्या मिला,
गोला बारूद और हथियार मिला। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। 1774 में ये फ्रांस का राजा बना था। उस समय इसकी आयु क्या थी? मात्र 20 वर्ष की आयु थी। 18वीं शताब्दी, यानी जब लुई 16वां शासक था तो 18वीं शताब्दी के समय फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो समाज वहाँ 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना था, द्वितीय स्टेट को भी कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन तृतीय स्टेट को टैक्स देना होता था। राजकोष खाली होने के क्या कारण थे? युद्ध के कारण संसाधन नष्ट हो गए थे, फिजूल खर्ची थे और अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराना राजकोष के खाली होने के कारणों में से प्रमुख थे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। एस्टेट जो थी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। और पादरी वर्ग वैसे लोग जो चर्च के कार्यों का देखभाल करते थे, उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। जय हिंद।